बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री दीप सिंह बघेल जी आज हमारे सामने हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं जस्टिस साहब, और यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ मैं, जो दूर दूर से यहाँ पर आए। हालांकि हम ये जानते हैं कि ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें लोग इंटरेस्ट लें, और लोग अक्सर वही जाते हैं जहाँ कोई लाभ होता है या कोई राजनीतिक लाभ हो, और आप लोग यहाँ पधारे हैं, हम आपके ऋणी हैं। माननीय श्री गडकरी जी से मैं जब पहली बार मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं AICC मेंबर था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष था, और बहुत सारे पद थे मेरे पास, कांग्रेस मीडिया प्रभारी भी था। लेकिन हम जैसे छोटे आदमी को एक दिन में गया सर से मिलने, तो खाना खाने जा रहे थे, मतलब मेरे से कोई मतलब मैं तो मिलने आया था, मुझे भी साथ बिठा दिया, और जितने लोग थे लंच पर सब लोग खाना खिला दिया। तो चुंबक की तरह लोग खींच जाते हैं, बच के रहिएगा। एक बार आप मिले और गए काम से, कोई भी हो चाहे, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, हंसमुख चेहरा ऐसा है, उनका स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन मैं दो चार बातें बताए बगैर नहीं रह पाऊंगा कि जो कार्य माननीय गडकरी जी ने कर दिया है, वो शायद किसी के लिए भी इतने कम समय में असंभव होगा। एक चीज़ तो आप लोग देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक बनते हैं, जो विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इतने अल्प समय में हमने पूरे विश्व में राष्ट्रीय राजमार्ग में दूसरे नंबर पे अपने आप को खड़ा कर दिया। और जो कभी 1963 के आसपास जॉन F कैनेडी तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कभी, जो मैंने देखा साहब के ऑफिस में भी लगा हुआ है, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका रिच, बट देन अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिका रोड्स आर। वही करके आपने दिखा दिया। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बोलने में पता नहीं मेरा मन तो इतना बोलेगा, सारा दिन बोलता रहूँ। हमको अभी तक याद है पूना वाला केस हमने पढ़ा था, जब पहली बार आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। उस समय बॉम्बे पूना हाईवे का ठेका हो चुका था, शायद अंबानी जी का नाम था कहीं पर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। उस ठेके को मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री से इजाज़त लेके उसको काफ़ी कम करोड़ रुपयों में करके दिखा दिया। ये पहला इतिहास था। और दूसरा दर्द जो हमारा आपका सबका है, आप लाख रोड बना दीजिए, यहाँ से मेरठ बना दीजिए, बम्बे से पुणे बना दीजिए, लेकिन जितना समय हमें मेरठ में जाने में लगता है उतना दिल्ली निकलने में लग जाता है उससे ज़्यादा। वो बात मंत्री जी को समझ में थी पहले से, और पहली बार उन्होंने बॉम्बे से पुणे को जोड़ा भी था उस पॉइंट को जहाँ से पुणे का बस बनता था। तो ये तो सब आप अभी सभी लोग देख रहे हैं। और यही खाली यही नहीं है, जब कुछ समय के लिए जल संसाधन मंत्रालय मिला, तो एक तो गंगा की सफाई हुई, वो तो सभी ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। वो गंगा की सफाई जो उस दिन हुई थी, वो आज हमें कुंभ के मेले में दिखाई दे रही है। ये वो बुनियाद है जिसमें श्रीमती चुराई है। दूसरी बात हम बताएं, 65-70 साल सरकार रही है कांग्रेस की, शायद एक बड़ा पुराना प्रस्ताव था 5 नदियों को जोड़ने का, हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण नदियों को, कभी उसने साकार नहीं हुआ वो सपना। और जब बुंदेलखंड में केन और बेतवा जोड़ने का सवाल आया, उन नदियों को जोड़ने का जब सवाल आया, हम भी उस समय आए थे, बुंदेलखंड विकास परिषद के कुछ लोग बैठे हैं, आपको याद होगा, हमने कहा कि नहीं ये होगा, और वो दोनों मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, हो ही नहीं सकता था, हजारों बाधाएं थी, बैठ के किसी तरीके से समझौता कराया, बजट चला गया। आज वो पहला हिंदुस्तान के अंदर 2 नदियों जोड़ने का इतिहास है, जो तो कभी आपके जड़ से उतर ही नहीं सकता। क्या क्या आपने ले दिया हम लोगों को वहाँ, और वही कारण भी है। अन्यथा सब राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ। अगर आप
बुंदेलखंड में न जाते न देते तो भारतीय जनता पार्टी का पहला चुनाव तो कम से कम मतलब जीतना बहुत मुश्किल था। 2014 की बात में करना बहुत मुश्किल था। वो तो आपका एक वो था जो चला, फिर वो चलते ही चला गया। उसकी वजह से बुंदेलखंड में जीत रहे हैं बराबर। और तीसरी बात ये पेट्रोल वाली है, एक नई चीज निकाल दी, कुछ पत्तों से घास से निकाल के पेट्रोल चला दिया। और यही नहीं, खुद ही पहली बार बैठ के गए, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे जनरल जाता है सबसे पहले बैठ के मिला के खिलाया, हम लोगों को लगती रिस्क है, पहली बार चलती है। हमको याद है माधवराव सिंधिया जी ने जब पहली बार शताब्दी चलाई तो हमको उसमें गैस में बताया, डर के मारे मेरे घर में किसी ने जाने नहीं शताब्दी में, और आप खुद बैठ के चले गए उसके अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक और बात है, शायद ही साहब मैं आपके सामने ये डंके की चोट से कहता हूँ, और ये सब भी कहेंगे कि शायद ही कोई ऐसा एक आदमी हो जो ये कहे गडकरी साहब अच्छे आदमी। सिंगल आदमी नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में। कहीं जाओ, गाड़ी में, बस में, सब आपकी प्रशंसा करते हैं। और एक ऐसे कोई भी राजनीतिक आदमी हो, 2-4 लोग तो विरोधी भी करते हैं आपकी प्रशंसा। तो ये स्वभाव आपका ईश्वर बनाए रखे हमेशा। मैंने सब आपको देखा है। और आप का एक सर छोटी सी बात और कह दूंगा, हमारी व्यक्तिगत बात है। हमने आपसे पहले कह दिया था कि हम चुंबक की तरह खींचे चले आए। उमा जी ने सर चुनाव लड़ा जब झांसी से, तो उन्होंने हमें बहुत दबाव डाला कई लोगों से। मैं आपके घर पे आ रही हूँ, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री थी, मैं आऊँगा। उसके बाद बोले आप ज्वाइन कर लो। मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, सर ने कहा है मैं मदद करूँगा। मैंने कहा रात को सब ने पता नहीं कहाँ से आपको पकड़ा, 10:30-11 बजे झांसी से रो के आपने कहा ज्वाइन कर लो। मैं सवेरे जाके ज्वाइन करा। हमने उस दिन कहा था कि वो वर्कर्स की परवाह नहीं करती, अच्छा हुआ दोबारा वहाँ से नहीं लड़ूंगा। सीरियस नहीं सर, वो जीतती नहीं, वो दूसरी जगह। क्या नहीं, चलो वो राजनीतिक बात थी। सर आप आ गए और आपने हमको ये स्थल दे दिया, बहुत हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे सिर्फ कल के कहने पे आ गए। मुझे इसलिए याद था जस्टिस बघेल साहब जी, एक बार हम आपके पास गए थे, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 500 या 5000 करोड़ की इंक्वायरी का कुछ आप चेयरमैन हो, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हम आपसे मिलने गए थे, क्योंकि मैं और जस्टिस बघेल एक साथ गवर्नर नॉमी थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, इंक्वायरीज में साथ साथ रहे। तो मैं इनसे मिलने गया था, गडकरी जी की बात आ गई। तो बोले मैं उन्हें इतना पसंद करता हूँ, डॉक्टर साहब उनसे मिलने की बड़ी मनसा रहती है। तो मुझे एकदम कल याद आया, तो मैंने आपको फ़ोन किया। दिल्ली में थे, आप तुरंत आ गए, मैं आपका आभारी हूँ। मैं निवेदन करूँगा स्वागत के लिए नरेंद्र कुमार जी, चेयरमैन डायमंड पॉकेट बुक्स, और उनके पुत्र श्री मनीष जी। आपने सब हमारी किताब छापी, नॉमिनल रेट जितना लगता है उतने पे छापी है। इनसे लाभ आज के इस कार्यक्रम में हमारी थैंक यू हमको बताइएगा। निश्चित रूप से आप बिना रोए, खास तौर से लव कुश जब पूरी सेना को ले आते हैं, धराशायी कर देते हैं, मैं हनुमान जी के, और फिर सीता जी डांट लगाती है उनको, उनके माँ बेटे के जो जब सवाल जवाब है वो जरूर पढ़िएगा। जब वो कहते हैं तुम्हें शोभा नहीं देता किसी का घोड़ा छुड़ा दिया, और फिर वो कहते हैं लंकुश कहते हैं अगर मैं नहीं छुड़ाता तो माँ तुम्हारे दूध को लगा देता। फिर माँ रोने लगी। वो आप पढ़ेंगे, बिना रोए नहीं हो सकते। और दूसरा सीता जी का बड़ी सभा में संबोधन कि कैसे आपने सोने की सीता बना दी, आपने किसी ऋषि मुनि ने पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये मतलब नारियों के अधिकार के साथ साथ इसमें ये बात है मेन कि कहीं कभी भी भगवान राम की अवहेलना नहीं है, ना कहीं आपको बाद में तो कहती है जब स्वर्गारोहण करती है जमीन में, ये कहती हैं कि हम वहाँ मिलेंगे प्रभु आपको जब आप मिलेंगे। जैसे उन्हें लगता है कि ये राम रोने वाले हैं, तो ये सब आपको इसमें मिलेगा। बिना उसके मैं आदरणीय न्यायमूर्ति जी पटना साहब, मेरे मित्र डॉक्टर विजय जी, रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक हैं। जो रामायण और महाभारत में है वो सब पूरी दुनिया में भी है, पर जो पूरी दुनिया में नहीं है वो रामायण और महाभारत में है।
रामचंद्र के बारे में हम लोग अभी जी ने भी उसका उल्लेख किया, रामराज्य। तो इस आदर्श राजा और राज्य की संकल्पना राम राज्य के रूप में उन्होंने की। रामायण के अनेक पहलू है, विशेष रूप से प्रभु रामचंद्र जी ने सीता माई का जब त्याग किया, उसके अनेक से एक बार कैसी मुलाकात हुई है, उसका रोचक इतिहास है। हमारे यहाँ गदी माडगुळकर करके पद्मश्री जी को बहुत बड़े साहित्यिक और कवि थे, उन्होंने गीत रामायण लिखा हुआ है। और प्रसिद्ध गायक और संगीतकार सुधीर फड़के जी ने उसके ऊपर पूरी तरह से रचना की है और उसके कार्यक्रम हमारे यहाँ होते थे, लाखों लोग उसको सुनते थे। और उसमें यही भाव था कि पूरी तरह रामायण का चित्र था, एक एक प्रसंग का गीत के रूप में। वैसे इस किताब की भी विशेषता है कि आदरणीय विजय जी के पिताजी रमानाथ जी ने रामायण के प्रति जो उनकी समर्पित भावना थी, उससे उस इतिहास को काव्य में, रचनाओं में लिखा है। और थोड़ा सा अभी मैं देख रहा था कि रचना बहुत ही सिंपल शब्दों में होने के कारण उस घटना का भावार्थ भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड स्पिरिट। जो हम लोग जनरली भावना व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, वो लेटर्स होती है। और उसके पीछे जो भावार्थ होता है, स्पिरिट, वो कुछ ही लोगों के काव्यों से, लेखन से हम उसका समाधान पाते हैं। विजय जी जो बता रहे थे कि ये जब पूरा तरह ये प्रवासिता प्रिया, वनवासिता सीता, ये जो इतिहास है, ये जब वो उसका वर्णन विशेष रूप से सीता का त्याग करने के बाद के जो प्रसंग है, वो इतने उत्कट है। और लव और कुश को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो स्वाभाविक रूप से इन सब प्रसंगों का असर भावनात्मक रूप से पढ़ने वाले को तो होता है और संवेदनशील मन इस पूरी बातों को देखकर अस्वस्थ भी होता है। खैर, ये पुराना इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण कहता है कि भूतकाल का इतिहास वर्तमान काल में उसका अध्ययन करने से भविष्य में हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी प्रेरणा मिलती है। और इसलिए ये जो पुराना रामायण और महाभारत जो हमारा इतिहास है, उसमें विशेष रूप से छोटी छोटी बातों से हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में जो मूल्य थे, जिस प्रकार के चाल चलन व्यवहार चरित्र था प्रभु रामचंद्र जी का, और उस समय के कठिन परिस्थिति में संयमित वर्तन था और जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व था, वो एक एक बात आदर्श थी, एब्सोल्यूट थी। इसलिए उसी सब बातों का उल्लेख भावना के रूप में हमारा जी ने ये काव्य की जो रचनाएं की उसमें किया है। मैं इसका कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, पर दूर से रामायण जानते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। और अभी विशेष रूप से कवि जो होता है, वो जो अपनी बात शब्दों को लेकर जो कहता है, वो ऐसी होती है कि हम लोग उसको कभी भूल नहीं सकते। अभी अयोध्या में मंदिर बनने के बाद बहुत से नए नए गायकों ने और कवियों ने बहुत अच्छी रचनाएं की। अभी हमारे एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, तो विशाल मिश्रा करके जो गायक थे, उत्तर प्रदेश की इटावा की, मुंबई में बहुत बड़े गायक, उनका भी कार्यक्रम हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से आज खड़ा हुआ भव्य राम मंदिर और उसके साथ हमारा रामायण का इतिहास वाल्मीकि जी ने लिखा होगा, अनेक लोगों ने लिखा हुआ है। और उसमें जो विकास में विशेष रूप से हनुमान जी से लेकर लक्ष्मण जी से लेकर सीता माई तक जिस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं, उसके जो वर्णन है वो बड़े हमारे लिए आज के जीवन के लिए बहुत ही उचित है। मैं बीच में से यूट्यूब पर देख रहा था तो अचानक मुझे पढ़ने में आया
और बड़ा अच्छा लगा कि कितने छोटे वाक्य में कितना बड़ा अर्थ है। उसमें आया था कि रावण को अहंकार का ज्ञान था और प्रभु रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था। रावण को ज्ञान का अहंकार था और प्रभु रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था। ये जो बात बहुत छोटी सी है, 4-5 शब्द में है, छोटी नहीं है। उसका भाव तो बहुत बड़ा है। विशेष रूप से सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और ये सब होता ही है, नश्वर होता है। आत्मविश्वास होना चाहिए पर अहंकार नहीं होना चाहिए। ये जो सीख है ये छोटी छोटी बातों से मिलती है। इसका संकलन विशेष रूप से विजय जी ने किया और आज प्रकाशक है, उन्होंने ये मैसेज लोगों तक जाना चाहिए, इसलिए कम से कम कॉस्ट में इसको रूपांतरित किया है ताकि ये भविष्य के पीढ़ी पर तक ये विचार पहुंचे। प्रकाशक जो उनको भी, विजय जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय बहल साहब इस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी इस उपक्रम को आशीर्वाद दिया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और अब दुनिया थोड़ी बदल चुकी है। नया युग जो है वो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है। अभी लोगों में हमें पता नहीं चलता, पर मुझे इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं तो कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, पर अपने भाषण देता हूँ, ऐसी सब आदत है, कोई विषय तो चले जाते हैं। तो मैं अभी एक सुबह में मैं सोशल मीडिया पर मेरे 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुझे लोग सुनते हैं। पे जाता हूँ तो कोई मिलता है बाहर का, तो बोलते हैं ऐसा सुना हुआ, ये सुना। नॉलेज इज अ पावर एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस नॉलेज। और नॉलेज के साथ जीवन मूल्य जो इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिलते हैं, महाभारत, रामायण, भगवद गीता से मिलते हैं। दैट लाइफ वैल्यूज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और विज्ञान की प्रगति के साथ संस्कार अधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित समाज की निर्मित, दोनों के साथ मिलकर हमको आगे निकलना है। और उसमें रामायण महाभारत के संस्कारों के बिना हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल मनोरंजक कहानी नहीं है, वो आदर्श जीवन का एक इतिहास है और उसकी प्रेरणा हमको इससे मिलती है। तो ये जो कुछ भावात्मक वर्णन है लव कुश को लेकर, सीता माई को लेकर, प्रभु रामचंद्र का इसमें कविताओं के द्वारा किया गया, ये हमारे संवेदनशील मन पर एक वलीबे आदमी जो भावना प्रदान होता है, अच्छा पिक्चर, अच्छा संगीत, अच्छा नाटक जब वो सुनता है तो उसके दिल पर उसका असर होता है, और दिल का असर होता है तो उसके व्यक्तित्व में उसका परिणाम भी होता है, उसके चाल चलन में। तो एक अच्छा प्रयास ये जो प्रवासिता प्रिया के रूप में विजय जी ने किया, उनको मैं बधाई देता हूँ। और प्रकाशक जी ने इसको किया है कि आगे चलकर इसको सोशल मीडिया का उपयोग करके ये इसका गायन अच्छी तरह करके अगर वो हो गया तो कोई भरोसा नहीं कौन सा पॉपुलर होगा। रोड सेफ्टी पर हमने मुंबई में कार्यक्रम किया था, तो प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने एक गीत गाया, अभी है वो। फिर मुझे लगा तो फिर मैंने उनको कहा कि तुम उनको सभी भाषा में तैयार करो और गाओ। उन्होंने 9 भाषा में वो गीतों को तैयार भी किया और गाया है रीजनल लैंग्वेज। तो आजकल ये इसको अच्छे संगीत का अगर आधार मिलता है ये और अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचेगा और आपका परिणाम और यशस्वी होगा। क्योंकि सही है कि गलत है, वस्तुस्थिति ऐसी कि आजकल लोग किताब नहीं पढ़ते, मोबाइल पढ़ते रहते हैं। छोटे बच्चे तो ये भी कोविड का रोग जैसा ही है,
दिन भर अपना खेलते रहते हैं। तो हमें वो कुछ ऐसी चीज देखी जिससे उनके जीवन को बदले, तो इसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, तो इसका उपयोग करके आप इसको संगीतमय कथा के रूप में जरूर करिए, ये और लोगों तक पहुंचेगा। अभी विशाल मिश्रा जी को मैंने पूछा, ये तुमने जो गीत गाया अयोध्या के बाद बड़ा पॉपुलर हुआ, राम आए हैं, ये आप किसने किया है? तो शायद आप उत्तर प्रदेश में कोई लखनऊ के पास ये थे, उनका नाम मुझे बताया। तो ये कभी कभी एक आधी कौन सी रचना कभी लोगों तक पहुँचती है पता नहीं चलता, उसका भी रिकॉर्ड बनता है। तो मैं आपको विशेष रूप से विजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से भाई साहब आए हैं, उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करुणा ममता निर्बल जान करे शोषण क्या, यही पुरुष की मानवता। ऐसे ऐसे डायलॉग इसमें आपको मिलेंगे। और प्रवासी का प्रिय नाम इसलिए रखा है उन्होंने, ताकि ये समझ में आना चाहिए कि राम जी कहीं दोषी नहीं है। प्रवासिता अपनी प्रिया को प्रवास पे भेजना पड़ा, इसलिए प्रवासिता प्रिय नाम रखा है। बहुत सारे मेरा सौभाग्य है कि श्री भगवान खेरा की पुस्तक के विमोचन में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। श्री खेरा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। वो एक सफल अधिवक्ता रहे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, और आज़ादी के बाद वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक लंबे समय तक उन्होंने किया। मेरा ये मानना है कि भगवान राम, माता सीता के बारे में लिखना संभव नहीं होता यदि ईश्वर की इच्छा और कृपा न होती। तो उनकी ये किताबें हमने जो पढ़ी हैं वो बहुत ही अद्वितीय हैं। खेरा साहब ने माननीय गडकरी साहब की उपलब्धियों के बारे में बताया। मैं अपना एक पर्सनल जाते थे तो रीवा से होके जाना पड़ता था, तो अपना हम लोग ट्रैवल प्लान बनाने के पहले पूछते थे कि रोड कैसी है, तो बताते थे लोग 60 किलोमीटर तक तो खराब है, इसके बाद 25-30 किलोमीटर बहुत खराब है, 10 किलोमीटर तो पॉट होल है जहाँ जिसको क्रॉस करने में 1.5 घंटा लगता है। तो 130 किलोमीटर हम लोग करीब 4-5 घंटे में तय करते थे। आज मैंने अखबार में देखा कि इलाहाबाद में कुंभ में 5 लाख निजी वाहन आ गए हैं। 5 लाख, ये सबसे बड़ी उपलब्धि गडकरी साहब की है कि इंडिया में हर कोने से 5 लाख आदमी पिछले 3 साल में अपनी गाड़ियों से आ गए हैं। उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब ये कोई नहीं पूछता कि रोड कैसी है, अब लोग पूछते हैं कितनी देर में पहुंच जाएंगे। और पहले हम लोग 10 साल पहले, और इंडिया जैसे स्लो कंट्री में 10 साल में ऐसी कोई उपलब्धि मैचलेस है, किसी भी सेक्टर में आप ऐसी उपलब्धि नहीं देख सकते। हम लोग सभी भाग्यशाली हैं कि श्री गडकरी जी ने अपना समय निकाल के हम लोग को समय दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो साहब अच्छी रोड नहीं बनाते गडकरी जी, इतनी भीड़ नहीं होती। बिल्कुल 5 लाख गाड़ी मुझे बता रहे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हमारे यहाँ नागपुर से बहुत लोग, आजकल क्या होता है कि पुरानी गाड़ी सस्ती लेते हैं, मिडिल क्लास लोग, और पूरे फैमिली को भर के हो गए तो 7 घंटे में प्रयागराज। पहले हमारे यहाँ से रेलवे से जाने के लिए 5 घंटे लगते, और वो रोड से भी जाने के लिए 18, जबलपुर 3.5 घंटे में, और वहाँ से तुरंत पहुँच जाते प्रयागराज। ये उसका फायदा भी हुआ और नुकसान भी आप सबको बहुत बहुत हमने स्वतंत्रता के 75 वर्षों पर छापी, जो हमारे सेनानी हैं, और साथ ही इस पुस्तक को भी हमने छापा है। रामचरितमानस वीर की पुस्तक हमने छापी है, और लगभग 10,000 पुस्तकें हमने अन्य भारतीय भाषाओं में अब तक छापी हैं।
और जो आज का मौजूद सब्जेक्ट होता है उस विषय पर हम लगातार रिपोर्ट छापते रहते हैं। 2000 कॉमिक्स भी है। रोड सेफ्टी पर भी हमने कुछ काम किया हुआ है। एक जमाने में यही पढ़ते थे हम लोग स्कूल ऐसे निकले थे। ये रोड सेफ्टी पे साहब ये किताबें जो है ये असम में समर शिक्षा के अंदर, रायपुर के अंदर, बिहार के अंदर और हिमाचल में करीब 2 लाख प्रतियां जा चुकी हैं। और ये हमने नमामि गंगे पे काम किया था। और देखो थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करवाना था। आपने आपकी अरदासें करी थी और तभी आज मैंने कहा इससे अच्छा आपको सर किताब पे कुछ नहीं करेंगे हम सर। प्रिया सीता वनवास के ऊपर लिखी है हमारे पिताजी ने, और काव्य में है। इस पर कई PhD भी हो गई है और दूसरा संस्करण है, 10 साल छपा है। और शायद ही कोई इसको बिना अश्रु बहाए पढ़ पाएगा। और वो रोड से भी जाने के लिए 18 जबलपुर 3.5 घंटे में, और वहाँ से तुरंत पहुँच जाते थे। ये उसका फायदा भी हुआ और नुकसान भी। कि आप जानते हैं प्रिय प्रवासिता बहुत फेमस किताब है ये, और ये किताब डॉक्टर विजय खेरा जी के पिताश्री श्री रमानाथ खेरा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके द्वारा लिखित है किताब। इस किताब में मुख्य विशेषता ये है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, एक माँ उस जंगल में भी इस तरह के संस्कार देती है कि उस संस्कार से जो बच्चे में जो संस्कार पड़े हैं वो किस तरह वो अपने सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच पाए। बहुत अच्छा उनका योगदान रहा देश के लिए भी, और ये प्रेरणा देती है उनका जो समय था उस समय का, वो इस तरह का प्रेरणा देता है। प्रवासदा प्रिया का द्वितीय संस्करण, पहला संस्करण पहले पब्लिश हो चुका था डॉक्टर रमानाथ खेरा के टाइम में, जब वो ध्यान देने के बाद चालू। दूसरे उनके पुत्र डॉक्टर विजय खेरा ने सेकेंड संस्करण को अभी आविष्कार इसका माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा विमोचन किया जा रहा है उस किताब का, जिसका नाम है प्रवासदा प्रिया का द्वितीय संस्करण। ये सीता जी के विरह का यानी कि लव कुश के बाद की जो कहानी उसमें उसको दर्शाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। आप पढ़ना उसको बड़ा आनंद आएगा, और उसकी जो भाषा बड़ी सरल है, आप पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब मन को छू जाएगी। इस तरीके से उसमें लिखा गया, वो सारा काव्य है, मतलब सारे पद संकलन में है, काव्य रूप में है, बहुत शानदार बनाया। इसके लिए वो बधाई के पात्र है डॉक्टर विजय खेरा।